8वीं बार बीजेपी के दम पर बने थे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, 8वीं बार आरजेडी के दम पर बन रहे हैं। तो आज इंडिया चाहता है मैं आपको दिखाऊंगा उस मुलाकात की कहानी जिसमें नीतीश कुमार के पलटने की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। आप यह भी देखेंगे कि आरजेडी के दम पर सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार की नजर कैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है, यानी 2024 पर। वैसे ही आप यह भी देखेंगे कि जो नीतीश को देखकर धोखा धोखा चिल्लाते हैं, कैसे वही नीतीश से गलबहियां भी कर लेते हैं। नीतीश कुमार ने 2020 का चुनाव बीजेपी से मिलकर लड़ा था, बीजेपी के साथ ही सरकार भी बनाई, लेकिन 20 महीने बाद नीतीश कुमार यह कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपमान किया। तो हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा है, क्या बीजेपी से गठबंधन तोड़कर नीतीश ने जनादेश का अपमान किया? आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपना जवाब जरूर दीजिए। आपका फाइनल जवाब मैं शो के आखिर में दिखाऊंगा। अब बिहार में सरकार नई होगी, जरा इसी पर ताजा जानकारी लेते हैं। सीधे हम आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ प्रकाश कुमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी पटना से जुड़ गए हैं। तो प्रकाश, ये तय हो गया कल शाम 4 बजे नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं? जी हाँ जी बिल्कुल अखिलेश, जो अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब से कुछ देर पहले ही 4 बजे शाम शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता दिया गया है। और अभी जो प्रेस रिलीज आया जो मुख्यमंत्री के यहाँ से, उसमें ये कहा गया है कि राज्यपाल ने उन्हें केयर टेकर मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें अभी रहने को कहा था। और अब शाम में कल 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा, जिसमें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद और डिप्टी सीएम के तौर पे तेजस्वी यादव के शपथ ग्रहण लेने की पूरी संभावना है। डिप्टी सीएम के तौर पर और भी कौन मंत्री हो सकते हैं, कांग्रेस पार्टी से कौन हो सकते हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी से संतोष सुमन होंगे जो उनके बेटे हैं। तो ये सब कुछ अभी डिटेल्स अभी आना बाकी है, लेकिन ये तय हो गया है कि कल शाम में 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। आज दिन भर जिस तरह से पूरा राजनीतिक हलचल मची रही, इस्तीफा देना, फिर इस्तीफा के बाद दावा पेश करना और दावा पेश करने के बाद इंतजार करना, तो वो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई और अब कल शाम में 4 बजे राजभवन में ही शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। बिल्कुल प्रकाश, आप लगातार पल पल की जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जरा ये बताइए, मंत्रिमंडल का क्या प्रारूप होगा, किस दल से कितने लोग होंगे, क्या इसे लेकर कुछ स्थिति साफ हो पाई है? और दूसरी बात, जो गृह मंत्रालय को लेकर पेच फंस रहा है कि आखिर वो किसके पास होगा, क्या वो तेजस्वी को मिलेगा या नीतीश कुमार अपने पास रखेंगे? देखिए, जो संरचना दिख रही है इस नए गठबंधन के स्वरूप की, तो क्या 2015 में जिस तरह से नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच संबंध थे, क्या वो गठबंधन उतना ही मजबूत होगा या आगे की क्या प्रक्रिया होगी? ये सब कुछ निर्भर करता है कि स्पीकर किसका होगा। क्या स्पीकर पद आरजेडी को दिया जाएगा? तो डिप्टी सीएम तो निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव पहले भी थे और आज भी हो सकते हैं, तो इसलिए उस पर तो कोई संदेह नहीं है। तेज प्रताप यादव पहले भी मंत्रिमंडल में थे, इस मंत्रिमंडल में भी हो सकते हैं। आलोक मेहता थे, क्योंकि ये जो मंत्रिमंडल बनता है किसी का भी, तो इसमें खास ध्यान ये रखा जाता है कि जातीय समीकरण कैसा है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, जातीय समीकरण को भी साधा जाएगा। जैसे ही कुछ और जानकारी मिलती है प्रकाश, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। कुल मिलाकर बिहार में सरकार नहीं होगी, लेकिन सरकार चलाने वाले वही होंगे। कैसे आज दिन में बदल गई बिहार का, कि सियासी हालत बदल गई, इसे समझने के लिए आप हमारी रिपोर्ट देखिए। चाचा भतीजे के बीच गुल खिल गए, गिले मिट गए, शिकवे मिट गए। 2017 के विश्वासघात की टीज भी खत्म हो गई। तेजस्वी नीतीश अंकल के साथ सत्ता की राह पर आगे बढ़ लिए। एक साथ आप समझ लीजिए कि विधानसभा में 164 इंडिपेंडेंट मिला, 164 और इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट हम लोगों के साथ। और आज का तो दिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और महत्वपूर्ण दिन क्या है कि आज के दिन ही क्विट इंडिया की शुरुआत हुई थी, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा शुरुआत हुआ था। जनता के साथ जो खड़ा रहता है वो को जनता जो है
पूरी तरीके से स्वीकार करती है। इससे पहले नीतीश राजभवन पहुंचे और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बाहर निकले तो बीजेपी को औपचारिक रूप से टाटा बोल दिया। लोकसभा राज्यसभा के सांसद और सारे विधायक और विधान पार्षद और पार्टी के नेता सब भाजपा से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। राजभवन से निकले तो नीतीश कुमार सीधे राबड़ी देवी के घर पहुंचे। 2017 का गच्चा याद आया तो राबड़ी से कहा कि भूल जाइए, नई कहानी लिखते हैं। वहां से नीतीश और तेजस्वी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। नीतीश का झटका बीजेपी को जोर का तो लगा, लेकिन एहसास उसे पहले ही हो गया था। गुजरे सालों में नीतीश के लिए जो शब्द लालू और उनकी पार्टी बोला करती थी, वही शब्द बीजेपी की जुबान पर आ गए। जब मोदी जी ने बिहार में 5 चरण में सघन प्रचार किया तो जीत हुई। 19 के लोकसभा चुनाव में किसके कंधों पर 14 लोकसभा की सीटें जीते थे? अपने कंधों पर क्या? तो जीते गए नरेंद्र मोदी जी के नाम पर। और आज आपने बिहार के मैंडेट का अपमान किया है। कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, वो इतनी कम सीटें लाए, फिर भी हमने उनको मान सम्मान दिया। आज वो पलटू राम का जो पुराना इतिहास है उसको दोहरा रहे थे, ये उनका चरित्र है। आज सुबह बैठक से पहले 3 जगह तेज हुई हलचल नए समीकरण की दस्तक देने लगी। पहला सेंटर नीतीश आवास। नीतीश का घर इस उठापटक का सेंटर पॉइंट बना। यहाँ जेडीयू नेताओं की बैठक चल रही थी। नीतीश प्लान तो पहले ही तैयार कर चुके थे। महागठबंधन से डील भी पूरी हो चुकी थी, बस फाइनल मुहर लगनी थी। बिल्कुल सामने ये घर है नीतीश कुमार का, जिसके भीतर ये जेडीयू विधायक दल की बैठक चल रही है, जेडीयू सांसदों की बैठक चल रही है। और इसी दरवाजे से अब जो आप सामने प्रवेश द्वार देख रही हैं, ये आम दरवाज़ा नहीं है। इसी दरवाजे से नीतीश कुमार प्रवेश करते हैं अपने सरकारी निवास पे। तो इंतज़ार है, कुछ देर और इंतज़ार करना होगा और उम्मीद है कि जल्दी ये बैठक खत्म होगी और पता चलेगा कि आखिर क्या फैसला हुआ बैठक में। दूसरा सेंटर राबड़ी आवास। इधर नीतीश के घर बैठक चल रही थी, उधर राबड़ी देवी के घर के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ रही थी। कार्यकर्ताओं के उत्साह में सत्ता पलटने की आहट सुनाई दे रही थी। सबसे ज्यादा समर्थक जिसकी हम चर्चा कर रहे, देखिए जेडीयू एक बार फिर से वापसी करेगी, यानी जेडीयू में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन जो लाइमलाइट है ना, वो लाइमलाइट आज की तारीख में आरजेडी पर है। ये सबके हाथ में मोबाइल फोन आप देख सकती हैं। तेजस्वी यादव को देखने के लिए ये जो समर्थक हैं, ये सबने मोबाइल का कैमरा जो है वो ऑन कर लिया है। और ये तस्वीर इस वक्त देखिए। तीसरा सेंटर बीजेपी कार्यालय। बीजेपी भी खतरे को भांपकर बैठक कर रही थी। पहले खबर आई कि नीतीश के फैसले से पहले बीजेपी समर्थन वापस ले सकती है, लेकिन बाद में बीजेपी ने रणनीति बदल दी। अंत में हुआ वही जिसकी संभावना राजनीतिक पंडित जता रहे थे। नीतीश ने एक बार फिर पाला बदल लिया। शाम होते होते तेजस्वी और नीतीश ने हाथ मिला लिए। नीतीश को महागठबंधन का नेता चुन लिया गया। पटना से निधिश्री झा, प्रशांत, शशांक और मनोज्ञा लोईवाल के साथ प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। आपने ध्यान दिया होगा तो बीते 5 साल में जेडीयू और आरजेडी ने कैसे एक दूसरे पर एक से बढ़कर एक तीखे हमले किए, ऐसे ऐसे आरोप लगाए, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद लगता था कि नीतीश कुमार और तेजस्वी कभी एक साथ हो ही नहीं सकते। फिर भी एकजुट हो गए। तो इसके पीछे क्या है वजह, इसे जरा आप समझिए। नीतीश कुमार को लग रहा था कि बीजेपी नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ा रही है, यानी यादव वोट पर नजर। यह बात तेजस्वी यादव तक पहुंचा दी गई कि अगर बीजेपी ने किसी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया तो तेजस्वी के लिए अपना कोर वोट बैंक बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। इस बात पर नीतीश और तेजस्वी एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। तेजस्वी को लगता है कि नीतीश के साथ रहने से देर सबेर नीतीश कुमार के साथ जुड़े अति पिछड़ों के वोट भी उनके खाते में आ जाएंगे। दूसरी तरफ नीतीश कुमार आरसीपी सिंह वाले प्रकरण के बाद बीजेपी को लेकर अलर्ट हो गए। उन्हें लगता है कि बीजेपी आज नहीं तो 2024 के चुनाव के बाद उन्हें छोड़ सकती है। चौथी वजह नीतीश कुमार की अपने राजनीतिक विस्तार को लेकर है।
माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार भी अब दिल्ली की राजनीति में दिलचस्पी लेना चाहते हैं। माना यह भी जा रहा है कि कांग्रेस भी चाहती है कि नीतीश जैसा चेहरा दिल्ली की राजनीति करे तो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में सुविधा मिलेगी। बिहार में अगले विधानसभा चुनाव के लिए अभी 3.5 साल का समय है, लेकिन उससे पहले 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है। कभी नीतीश के सहयोगी रहे शरद यादव ने कहा है कि नीतीश में पीएम बनने की क्षमता है। तो कैसे 2024 की रणनीति बिहार में नीतीश की पलटमारी से जुड़ी है, इसे समझने के लिए आप हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। एक तरह से जो है वो पुराना जो गठबंधन था उसकी ये बड़ी जीत है। बीजेपी से नीतीश कुमार की मोहब्बत खत्म हुई, अब लड़ाई बची है। 5 साल पहले जिस झटके में नीतीश कुमार ने लालू यादव को छोड़ दिया था, आज उसी जल्दबाजी में बीजेपी को कच्चा दे दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, ये फैसला भी ले लिया है। सबसे बड़ी खबर अभी तक की, गठबंधन टूटा, अब नीतीश इस्तीफा देंगे। यानी कि नीतीश कुमार जब इस्तीफा देंगे तो खुद ब खुद वो मंत्रिमंडल खत्म हो जाएगा। ये काम नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। चुनाव किसी और के साथ मिलकर लड़ते हैं, सरकार किसी और के साथ बना लेते हैं। 2015 में नीतीश ने चुनाव जीता आरजेडी और कांग्रेस से गठबंधन करके, लेकिन 2017 में आरजेडी कांग्रेस देखते रह गए, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए। 2020 में नीतीश कुमार ने चुनाव जीता बीजेपी के साथ मिलकर और 2022 में फिर से पाला बदल लिया। बीजेपी खाली हाथ है, इसीलिए कल से आज होने में उसके सुर बदल गए। भारतीय जनता पार्टी कभी भी गठबंधन धर्म को हमने निभाया है। हम लोगों का तो बहुत गठबंधन अच्छे से चल रहा है। हमने नेतृत्व नीतीश जी के हाथ में दिया है, उनको हर प्रकार का स्वतंत्रता दिया है। विनाश काले न विपरीत बुद्धि, तो विनाश काल जब होगा तो बुद्धि तो विपरीत होगा। कहाँ गए वो भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस वाले, कहाँ गए जरा पूछिए। अब खबर है कि आरजेडी के साथ मिलकर नीतीश कुमार सरकार बनाएंगे। बदले में तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। गृह मंत्रालय चाहिए सो अलग से। जब गठबंधन होता है तो कई तरह की बात चलती है और इसके बाद फाइनल होता है। जैसे अभी नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे और तेजस्वी गृह मंत्री होंगे और स्पीकर भी आरजेडी का होगा, ये पैकेज बना है। कल तक नीतीश को पानी पी पी कर कोसने वाले आरजेडी के सुर बदल गए हैं। माननीय नीतीश कुमार जी समाजवादी नेता हैं, समाजवाद से जुड़े हुए हैं। जो भी लोग समाजवाद से जुड़े हैं आज एक हो रहे हैं। हमको तो कभी उनको हम लोग से दुश्मनी हुआ नहीं, हम लोग तो उनको दिल से प्यार करते थे। जो उनके साथ टाइटल देते थे पलटू चाचा, तो मौसम वैज्ञानिक, तो सब चेंज हो गया। हम लोग कभी भी उनसे प्यार करते थे और अभी भी प्यार करते हैं। कि लालू और नीतीश की रेल है, लालू और नीतीश की रेल है, कुदरत का मेल है, जल्दी से बैठो प्यारे वरना गाड़ी फेल है। बिहार में सत्ता का ये खेल महज राज्य का मामला नहीं है, बल्कि इससे आगे सबकी नजर 2024 के चुनाव पर टिक गई है। आखिर नीतीश कुमार ने पाला बदला क्यों? क्या इसलिए कि बीजेपी उनको फ्री हैंड नहीं दे रही थी? क्या इसलिए कि कभी नीतीश के करीबी आरसीपी सिंह जेडीयू को तोड़ना चाहते थे? क्या इसलिए कि आरसीपी कांड के पीछे नीतीश कुमार बीजेपी का हाथ मानते हैं, या इसलिए कि 2024 के लोकसभा चुनावों से इस पलटबाजी का कोई नाता है? चौथा पॉइंट विशुद्ध राजनीतिक खेल है। आखिर जो आरजेडी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने से 1 इंच पीछे नहीं हटना चाहती थी, वो डिप्टी सीएम के लिए कैसे तैयार हो गई? अधिक केवल कुर्सी की लालच की लड़ाई है, वो हटाना चाहते हैं, ये रहना चाहते हैं, ये रहना नहीं वो देना चाहते हैं, इसलिए लड़ रहे हैं। तो मैं इसके भीतर नहीं जानता हूँ, ये उनका विषय है। अब इन सारी घटनाओं के तार को 2024 के चुनाव से जोड़िए। अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ मिलकर अगला लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो बिहार का चुनावी गणित बदल सकता है।
चुनावी राजनीति पर नजर रखने वालों का मानना है कि नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव तक सीएम रह सकते हैं। उस चुनाव में आरजेडी और जेडीयू कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे तो लोकसभा की ज्यादातर सीटें आ सकती हैं। वैसी स्थिति में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर कहीं नीतीश का चुनावी तीर निशाने पर लग गया तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी यादव की दावेदारी हो सकती है। क्यों नहीं? बात यह न कि अभी तो फिलहाल सरकार न जैसी थी वैसी बन रही है और सिचुएशन परिस्थिति बनेगी तो बन सकते हैं प्रधानमंत्री। लगता तो क्या आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी होकर भी नीतीश कुमार की सत्ता की पालकी को अगले 1.25 साल तक उठाने को तैयार हुई है? इस सवाल के जवाब का इंतजार कीजिए। तो एक बार फिर से पलटी मारी नीतीश कुमार ने और एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बिहार के। कल शपथ ग्रहण समारोह है और आरजेडी की तरफ से ट्वीट करके जानकारी जो दी गई है, कल दोपहर 2 बजे का वक्त इसके लिए बताया जा रहा है शपथ ग्रहण समारोह के लिए। आइए सीधे हम आपको पटना लिए चलते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, वक्त तय हो गया दोपहर 2 बजे का, जो ये जानकारी आरजेडी की तरफ से दी गई है। जी हाँ, अभी आरजेडी की तरफ से 2 बजे, हालांकि हमें जो जानकारी मिली थी वो शाम 4 बजे का था, तो हो सकता है कि बीच में कुछ बातचीत हुई हो और फिर 2 बजे का तय किया गया हो। लेकिन मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री, 2 पद का शपथ ग्रहण समारोह होगा, ये आरजेडी कंफर्म कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, न ही पार्टी की तरफ से कोई इस तरह का बयान आया है। आरजेडी की तरफ से जरूर ये बयान आ गया है। अब देखना होगा कि कल सुबह में क्या होता है, क्योंकि रात भर मंथन होगा कैसे क्या आगे बढ़ना है। चलिए अब एक बात और बताइए प्रकाश, आपका आकलन क्या कहता है? जिस तरीके से एक जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि एक संभावना है कि नीतीश कुमार 2024 में पीएम पद के दावेदार हो सकते हैं। इस रणनीति के तहत हो सकता है 2025 से पहले वो दिल्ली का रुख करें, तो क्या तेजस्वी के लिए वो रास्ता छोड़कर जाएंगे, रास्ता बनाकर जाएंगे? देखिए 2024 के बाद क्या होगा ये कहना अभी मुश्किल है। हाँ, ये जरूर है कि 2024 के लिए नीतीश कुमार की तैयारी जरूर है केंद्र की राजनीति में आने की, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और उनकी नज़र नालंदा लोकसभा सीट भी है जहां से वो तैयारी भी कर रहे हैं, उनके लोग वहां पर काम भी कर रहे हैं, केंद्र में जाने की तैयारी भी हो रही है। हाँ, ये भी एक बात और भी है कि बिहार से, जैसा कि उन्होंने खुद कहा कि 7 दलों का समर्थन है, 164 विधायकों का समर्थन है, तो 7 दलों के समर्थन को उन्होंने हासिल कर लिया बिहार में, उनके नेता के तौर पर चुने गए हैं। एक सवाल जब हमने दोनों लोगों से किया, मुख्यमंत्री से भी और तेजस्वी यादव से भी, कि क्या नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार हैं या उनके पद के योग्य आप पीएम मटेरियल देखते हैं, तो नीतीश कुमार तो टाल गए, लेकिन इन्होंने, तेजस्वी यादव ने ज़रूर कहा कि ये सब कुछ तो नीतीश जी पर निर्भर करता है, वो क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं। तो एक बात तो तय है कि केंद्र की राजनीति के लिए एक तरह से रास्ता साफ किया जा रहा है। प्रकाश, एक बात और, डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी ही नजर आएंगे या कुछ इसमें चौंकाने वाली एंट्री भी हो सकती है आखिरी पलों में? देखिए अभी तक तो डिप्टी सीएम के तौर पर, और आरजेडी ने ट्वीट भी कर दिया है कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, तो ये तो अब तय हो गया है। लेकिन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे या और कोई और हो सकता है परिवार से, इस बारे में अभी कुछ खुले तौर पे नहीं कहा गया। लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि तेजस्वी यादव का ही नाम है और उसी पर चर्चा भी हुई है और उन्हीं को बनाने की बात भी हो रही है। चलिए प्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े रहें, जैसे ही कुछ और अपडेट होगा हम आपका दोबारा रुख करेंगे। दरअसल नीतीश कुमार 2024 में पीएम पद के दावेदार हो सकते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है। नीतीश कुमार बिहार को सुधारने का, एक बेहतर शासन देने का, विकास करने का दावा करते रहे, लेकिन 17 सालों में बिहार को उन्होंने किस हाल में पहुंचाया, इसे आप देख लीजिए। बिहार देश का 4था सबसे बेरोजगार राज्य है। यहां बेरोजगारी दर है 18.8%। यहां देश की सालाना प्रति व्यक्ति आय 1.5 लाख रुपए है, वहीं बिहार की 50,555 रुपए। बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। यहां 51.91% लोग गरीब हैं। बिहार देश का सबसे ज्यादा कुपोषित राज्य है। यहां 51.88% लोगों को पौष्टिक खाना नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर बिहार में ही है। वहां यह दर 4.58% है। बच्चे स्कूल का मुंह तक नहीं देख पाते।
इस दुर्भाग्यपूर्ण मामले में बिहार नंबर 1 है। यहां आज भी 26.27% बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। इन आंकड़ों के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि बिहार के लोगों को बेहतर भविष्य नहीं मिला, लेकिन नीतीश कुमार के लिए उनकी पार्टी, उनके नेता ये सोचते हैं कि वो पीएम बन सकते हैं। नीतीश कुमार पीएम बन सकते हैं, लेकिन इस रास्ते में बड़ी मुश्किलें भी हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। पीएम मटेरियल तो है ही नीतीश जी, और हम तो हमेशा से इस बात की कामना करते रहे हैं। भारत का संविधान कहता है कि जो भी 25 साल से ज्यादा उम्र का हो, लोकसभा में उसको बहुमत हासिल हो, वो दिवालिया ना हो, तो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। इस लिहाज से कोई भी हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री बन सकता है। आखिर बेहद गरीबी में पले लाल बहादुर शास्त्री भी प्रधानमंत्री बने, और बचपन में चाय बेचकर गुजारा करने वाले नरेंद्र मोदी भी। आप चाय उगाने वाले हैं, मैं चाय बनाने वाला हूँ। गरीब को जरा कड़क चाय ज्यादा अच्छी लगती है। अब मुझे वो बचपन से आदत है, तो जरा निर्णय मैंने कड़क लिया। नीतीश कुमार भी 2024 के लिए प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, लेकिन इस दावेदारी के आगे आगे कई सवाल घूम रहे हैं। विधानसभा में सिर्फ 43 सीटें जीतने वाले नीतीश कुमार क्या लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल कर लेंगे? क्या तेजस्वी के साथ उनका गठबंधन बिहार की जनता के दिलों को जीत लेगा? क्या विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस नीतीश कुमार को अपना नेता मान लेगी? क्या ममता बनर्जी से लेकर चंद्रशेखर राव जैसे नेता नीतीश कुमार के नाम पर तैयार हो जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे और जनाधार को चुनौती दे पाएंगे? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। 2013 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम पीएम पद के लिए आगे बढ़ा तो नीतीश ने गठबंधन तोड़ दिया था, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 22 सीटें जीती थी, जबकि नीतीश कुमार सिर्फ 2 सीटें जीत पाए। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मिलकर नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा तो बीजेपी 17 में 17 सीटें जीत गई और जेडीयू 17 में 16 सीटें। अब नीतीश कुमार सोच सकते हैं कि अगला चुनाव वो तेजस्वी के साथ मिलकर लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं, लेकिन जिस आरसीपी सिंह जैसे ब्यूरोक्रेट को उन्होंने 3 बार सांसद बनाया, बड़े बड़े नेता होने के बावजूद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, वही आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि पीएम और नीतीश कुमार मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? 7 जन्म में नहीं बनेगा, 7 जन्म में बोल रहा हूँ, ये जन्म तो छोड़ दीजिए। बिहार में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन ने 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हरा दिया था, लेकिन अगले लोकसभा चुनाव में भी यही उदाहरण दोहराया जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? आखिर पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी में एसपी और बीएसपी ने मिलकर चुनाव लड़ा, फिर भी बीजेपी ने उनको बुरी तरह हरा दिया। ये बुआ भतीजा के समय में मच्छर और माफियाओं से बहुत परेशान होता था या नहीं होता था? माफिया परेशान करते थे या नहीं करते थे? गंदगी से दिमाग का बुखार बढ़ता था या नहीं बढ़ता था? ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार बनी और माफिया न जाने कहां पलायन कर गए हैं। अब नीतीश कुमार के सपने सही हैं तो अगले लोकसभा चुनाव में उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत छवि से टकराना होगा। सारे देश की नजरें बिहार पर हैं। आखिर बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूटने से फायदा किसे होगा? नीतीश ने तेजस्वी से हाथ मिलाकर सही किया या गलत? इन सारे सवालों पर एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने एक त्वरित सर्वे किया। इस सर्वे में लोग क्या कह रहे हैं उस पर आप जरा नजर डालिए। बिहार में गठबंधन टूटने का फायदा किसे मिला? सी वोटर का यह सर्वे है, देखिए क्या कहता है। बिहार में गठबंधन टूटने का फायदा किसे मिला? लोग जवाब दे रहे हैं बीजेपी को 33% ऐसा कहते हैं, नीतीश कहने वाले 20% हैं और तेजस्वी ऐसा कहने वाले 47% लोग हैं। अगला सवाल हमने पूछा कि नीतीश का तेजस्वी से हाथ मिलाने का फैसला सही है
हां कहने वाले 44% लोग हैं, जबकि नहीं कहने वाले 56% लोग हैं। एक सवाल और पूछा गया कि बीजेपी से रिश्ता तोड़ने की वजह क्या मानते हैं, तो सी वोटर का जो सर्वे है वो ये कहता है उपराष्ट्रपति नहीं बनाना, 28% लोगों का ऐसा कहना है। आरसीपी को प्रमोट करना, 28% लोग ऐसा कहते हैं। चिराग को बैठक में बुलाना, ये 14% लोगों का मानना है, जबकि बिहार में मंत्रियों से मतभेद, ये 30% लोगों की राय है। नीतीश और तेजस्वी में सीएम किसे बनना चाहिए? नीतीश कहने वाले 44% लोग हैं, जबकि तेजस्वी कहने वाले 56% लोग हैं। ये देखिए, यानी कि 56% ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि तेजस्वी को ही बनना चाहिए। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित भी किया गया। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद ब्रेक लें उससे पहले अभी की एक बड़ी खबर आपको हम बता दें। बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई एक और जानकारी। कल बिहार में बीजेपी प्रदर्शन करेगी। बीजेपी के विधायक कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। जो मौजूदा घटनाक्रम है, राजनीतिक घटनाक्रम, उस पर आप देख सकते हैं बीजेपी का विरोध, नीतीश के गठबंधन तोड़ने का विरोध किया जाएगा। बीजेपी लगातार हमलावर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कई गंभीर आरोप नीतीश कुमार पर लगाए गए और कल बिहार में बीजेपी प्रदर्शन करने वाली है। बीजेपी के तमाम विधायक कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। बात बिहार की हो रही है, नीतीश कुमार की हो रही है। आप ये कह सकते हैं कि किसी के साथ चुनाव लड़ना, किसी के साथ सरकार बना लेना नीतीश कुमार की पुरानी फितरत है। लेकिन इस बार बीजेपी से उनका मोह भंग क्यों हुआ? क्यों नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया? अब हम आपको दिखाते हैं कि इस राजनीतिक ब्रेकअप की इनसाइड स्टोरी क्या है। हम लोग जो उधर थे उनसे हम लोगों ने रास्ता आज समाप्त कर लिया। सब लोगों की राय थी कि भाई आप अलग हटिए। जो परिस्थिति बन रही थी उसको लेकर के अच्छा नहीं लग रहा था। अपमान, साजिश, धोखा। बीजेपी से गठबंधन तोड़कर इस बार पलटी मारने की ये 3 वजहें नीतीश कुमार ने बताई हैं। पहला सवाल ये है कि बीजेपी का वो कौन सा नेता है जो नीतीश कुमार का अपमान कर रहा था। दूसरा सवाल ये कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार को कमजोर करने की साजिश रच रही थी। तीसरा सवाल ये कि बीजेपी ने नीतीश के साथ धोखा किया। बिहार में सत्ता पलट की इनसाइड स्टोरी जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं, उसकी शुरुआत तो 2020 में सरकार बनने के साथ ही शुरू हो गई थी। बीच बीच में कई बार ऐसे मौके आए जब दोनों के संबंध बिगड़ गए थे, लेकिन बार बार डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई। आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार मानने को तैयार नहीं हुए और वो उस गठबंधन के साथ जाने को तैयार हो गए जिसे उन्होंने 2017 में भ्रष्टाचार के नाम पर छोड़ दिया था। सबसे पहले उन किरदारों के बारे में जान लीजिए जिनके चलते नीतीश कुमार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसमें सबसे पहला किरदार है विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, जिनसे नीतीश कुमार की तकरार को पूरी दुनिया ने देखा। दूसरा किरदार है आरसीपी सिंह, जो कभी नीतीश के बेहद करीबी थे, लेकिन बीजेपी से उनकी करीबी के चलते नीतीश ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तीसरा किरदार है बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल और चौथा किरदार एलजेपी के नेता चिराग पासवान। इस तरह से नहीं चलेगा, ये बिल्कुल आप ही बता दें जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है भी हमने क्या कहा, ये इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ये बात हम कह देते हैं। मार्च 2022 में विधानसभा के अंदर स्पीकर विजय सिन्हा को कुछ इस तरह नीतीश ने डांट लगाई थी। नीतीश बार बार संविधान का हवाला देते रहे, लेकिन विधानसभा के भीतर ही वो स्पीकर का अपमान करते रहे। नीतीश का गुस्सा इस कदर था कि स्पीकर कहते रहे कि हमें सुनिए, लेकिन नीतीश ने कहा आप कौन हैं?
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्पीकर विजय सिन्हा के बीच तकरार की वजह बनी इसी वर्ष की एक घटना। दरअसल लखीसराय विधानसभा क्षेत्र है विजय सिन्हा का। वहीं पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कोविड कानूनों के उल्लंघन के लिए गिरफ्तार किया गया। इसके बाद जब बातचीत हुई तो बात बनी नहीं और फिर सीधा हमला बोला विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। तब से स्थितियां और रिश्तों में खटास लगातार जारी। कहा जा रहा है कि नीतीश ने स्पीकर के सवाल उठाने को दिल पर ले लिया। वैसे ये कहानी सिर्फ एक दिन की नहीं है। शुरुआत तो 2020 में सरकार बनने के साथ ही हो गई थी, जब नीतीश की मर्जी के खिलाफ बीजेपी ने विजय सिन्हा को स्पीकर बना दिया था। नीतीश चाहते थे कि बीजेपी अपने कोटे के मंत्री और स्पीकर चुनते वक्त उनकी मर्जी का भी ख्याल रखे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चुनाव में कम सीटें आने की वजह से नीतीश उस वक्त चुप रहे, लेकिन जब स्पीकर विजय सिन्हा ने नीतीश के काम करने पर सवाल उठाया तो वो भड़क गए। कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश ने उसी दिन इस्तीफा देने का मन बना लिया था। अब बीजेपी पूछ रही है कि नीतीश बताएं कि हमने कब उनका अपमान किया। अब अभी तक कोई स्टेटमेंट ऐसा बीजेपी के किसी नेता ने नहीं दिया जिससे उनका अपमान हो। उल्टे उन्हीं के नेताओं ने जो बयान दिया है उससे हमारी पार्टी को नुकसान करने का प्रयास किया गया। नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई। जनता दल यूनाइटेड डूबता हुआ जहाज नहीं, दौड़ता हुआ जहाज है कि कुछ लोग उस जहाज में छेद करके उसमें पानी घुसाना चाहते हैं। तालाब के किनारे बैठे जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह नीतीश के साजिश वाले आरोप के केंद्र में हैं। नीतीश को लगता है कि आरसीपी सिंह बीजेपी का वो मोहरा है जिन्हें एकनाथ शिंदे की तरह बीजेपी उनके खिलाफ इस्तेमाल करने वाली थी। वैसे भी आप जरा देख लीजिए, ये तो बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है। मैं तो अपने सब वर्करों से कहूँगा कि जहाँ काम होना है वहाँ चलो, अपने साथ रहो मजबूती से। जिस आदमी को कहां से कहां हम बढ़ाए हैं, और उसके बाद जो काम हुआ है आगे गड़बड़, जो सब सूचनाएं मिल रही थी पार्टी के सब लोग, तभी तो सारे हमारे पार्टी के लोग इस बात को लेकर के हमको कह रहे थे, हम नहीं कुछ करते थे। और तब जाकर के मीटिंग और सब ये बात हो गई, और तभी इन सब लोगों से बात हो गई और एक साथ हम लोग मिलकर के अलग हो गए। नीतीश कुमार ने ही आरसीपी सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। आरसीपी सिंह जेडीयू की तरफ से मोदी सरकार में मंत्री थे। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार में मिले मंत्री पद को लेकर नीतीश आरसीपी से नाराज थे। नीतीश सीटों के अनुपात में केंद्र में ज्यादा प्रतिनिधित्व चाहते थे, लेकिन बीजेपी इसके लिए राजी नहीं हुई। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में बीजेपी से चर्चा करने की जिम्मेदारी आरसीपी सिंह को सौंपी, लेकिन आरोप लगा कि आरसीपी सिंह केवल एक मंत्री पद पर राजी हो गए और खुद ही मंत्री भी बन गए। कहा जाता है कि तब से ही नीतीश कुमार की नजरें आरसीपी सिंह को लेकर टेढ़ी हो गई थी। जब आरसीपी सिंह का राज्यसभा टर्म खत्म हुआ तो नीतीश ने उन्हें दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया। नतीजा ये हुआ कि आरसीपी का मंत्री पद चला गया। इसके बाद नीतीश ने आरसीपी के करीबी नेताओं को किनारे लगाया और अंत में उन पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाकर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अग्निपथ योजना को लेकर जब बिहार में जबरदस्त बवाल था, तब डिप्टी सीएम रेणु देवी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर हमला हुआ। इसे लेकर बीजेपी ने नीतीश कुमार पर इशारों पर सवाल खड़े किए थे। प्रशासन के द्वारा व्यक्तियों को टारगेट करना, प्रशासन के द्वारा एक खास पार्टी के दफ्तरों को जलाने करना, और 300 मधेपुरा में जो हुआ है 300 पुलिस दर्शक बन करके बैठी हुई है। क्या पुलिस पे कार्रवाई हो रही है? बीजेपी को लगता है कि हमले सोची समझी साजिश थी। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना का नीतीश कुमार ने विरोध किया था। सिर्फ यही नहीं, गुजरे सालों में केंद्र सरकार से कई मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार नाराज थे। संसद के अंदर जेडीयू ने 3 तलाक, अनुच्छेद 370 और राम मंदिर निर्माण से जुड़े अध्यादेश का विरोध किया था, तो संसद के बाहर एनआरसी, कॉमन सिविल कोड और अग्निपथ योजना का विरोध किया। ये तो चंद वजहें थी जिन्हें लेकर गठबंधन में खटास थी, लेकिन असल वजह थी
जेडीयू के भविष्य पर लगा प्रश्न चिन्ह। जिस तरह पिछले चुनाव में जेडीयू सिमट गई थी, उसे लेकर नीतीश को अपना भविष्य खतरे में नजर आ रहा था। मुस्लिम वोटों को फिर वापस पाने की लालसा में नीतीश अब बीजेपी से दूरी बना रहे हैं। पटना से निधिश्री झा, मनोज्ञा लोईवाल, प्रशांत और शशांक के साथ प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। और अब बारी है आज की लीड स्टोरी पर आपकी राय जानने की। तो हमारा आज का सवाल यह था कि क्या बीजेपी से गठबंधन तोड़कर नीतीश ने जनादेश का अपमान किया? 48% लोग मानते हैं कि हां, उन्होंने जनादेश का अपमान किया है, जबकि 52% लोग ऐसा नहीं मानते हैं। तो इंडिया चाहता है में आज फिलहाल इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।